आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा और आने वाले एग्ज़ाम भी आपके अच्छे जाए, मैं यही दुआ करूँगी। सो आज जो है मैं आप लोगों के लिए MHI 109 इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लाइव, वो भी बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में। ओके, जो कि क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। मतलब जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीटेड है एंड इम्पोर्टेंट है, वही लिए। जैसे कि आप देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये देखो मैंने इसके आगे ईयर मेंशन कर रखा है कि ये जो क्वेश्चन है ना कि 1857 का प्रथम विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये क्वेश्चन 2007, 10, 13, 17, 21 कंटिन्यू रिपीट हुआ है। ओके, ऐसे ही जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो ये क्वेश्चन भी है ना 2006, 10, 11, 16, 20 में रिपीटेड है। ऐसे ही जितने भी मैं 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ ना, सब के आगे ये चीज़ मेंशन है कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस किस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। ओके, एंड जो आंसर का फॉर्मेट है ना वो है मास्टर लेवल का। मतलब एज अ स्टूडेंट आपको अपने आंसर्स को ना प्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके मेन फॉलो करना होता है। पहला कि स्टार्टिंग में जब आप आंसर लिखना स्टार्ट होते हो तो सबसे पहले आपको परिचय देना होता है ना, मतलब इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट में आपको देना होता है कंक्लूजन। अगर आपने ये 2 चीज़ें दे दी तो ऑलमोस्ट आपका 50% एक क्वेश्चन में है, 10 मार्क्स फाइनल है। ओके, एंड जो बाकी 10 मार्क्स है ना वो होता है हमारे मिडल बॉडी पे डिपेंड, कि जो हम मिडल बॉडी है वो कैसे लिख रहे हैं, एग्जामिनर उस पर क्या देख रहा है, कितना देख रहा है कितना नहीं। अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको जो है ना अपने आंसर्स पैराग्राफ में नहीं लिखने होते, पॉइंट्स में लिखने होते हैं। तो जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो है ना हमें अपने की पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं। मतलब जो भी हम मिडल आंसर लिखेंगे उसमें की पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना, कि क्या का मतलब विद्रोह क्या था, जो भी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एंड देन फर्स्ट पॉइंट आर्थिक शोषण हुआ, धार्मिक कारतूसों का, ये सारी जो भी चीज़ें ना पॉइंट्स वगैरह ऐसा लिख के, एंड देन उन पॉइंट्स को जो है आप ऐसे हाईलाइट करोगे, हेडिंग लिखोगे, एंड देन हेडिंग के बाद नीचे लाइन डाल करके उसके बाद आप नीचे उन हेडिंग में जो भी बातें हैं उस हेडिंग को नीचे 4 से 5 लाइनों में डिफाइन करोगे। ओके, यहाँ पे जो मैंने लाइन्स लिखे हैं ना इसको मैं और डीपली वीडियो में समझाती हूँ अपने। तो और बाकी देखिए मैंने सारे ही ऐसे फॉलो किए, सारे क्वेश्चंस में जो है मैंने हेडिंग लिखा है, एंड देन हेडिंग को क्लियरली समझाया हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और मैंने उसकी कमियाँ, उसकी अच्छाई, उसके इफेक्ट वगैरह सारी चीज़ें मैंशन की है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, पूरे क्वेश्चन पेपर में आप देखिए, ठीक है। ये देखिए सब में इंट्रोडक्शन, की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स को डिफाइन किया हुआ है ना, कंक्लूजन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैंने मास्टर बेस्ड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी ऐसे ही लिए हुए। तो हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको उसकी PDF चाहिए ना तो आप वो मेरे से परचेज़ कर सकते हो, ओनली 20 रुपीज़ में मिलेगा आपको। ओके, सो लेकिन हाँ, पढ़ने का कोई चार्जेस नहीं है, पढ़ा फ्री सकते हो, PDF आपकी चॉइस है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर तो आपको मिल ही जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब जो 1857 का विद्रोह है स्वतंत्रता संग्राम का, मतलब जो 1857 में पहला विद्रोह हुआ था ना भारत में, क्या वो स्वतंत्रता संग्राम था? स्वतंत्रता संग्राम की तरफ बढ़ा हुआ पहला युद्ध था। क्वेश्चन रिपीट है 2007, 10, 13, 27 और 21 में। जो चलो बताते हैं कि वो जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या नहीं था, 1857 वाला विद्रोह। सो पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला बड़ा और सशस्त्र विद्रोह था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है ना फर्स्ट ऐसा वॉर था जिसमें हमने सशस्त्र बल, सशस्त्र मतलब होता है कि हमने जो लड़ाई वगैरह की है उसमें हमारे पास अस्त्र शस्त्र थे लड़ने के लिए, औजार जैसे कि बंदूकें वगैरह, कारतूस वगैरह, तो वो है सशस्त्र विद्रोह किया। ये फर्स्ट ऐसा सशस्त्र विद्रोह था भारत का, किसके? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। हालांकि इसमें संपूर्ण राष्ट्र की भागीदारी नहीं थी, मतलब ये कंपल्सरी नहीं कि उस जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना उसमें
ऑल ओवर इंडिया इंक्लूड नहीं था। आपको पता होगा इसमें जो है कुछ ही लोग इंक्लूड थे जो कि सैनिक वगैरह थे या बंगाल साइड के, है ना। ऑल ओवर इंडिया इंक्लूड नहीं थे, लेकिन इसने स्वतंत्रता की चेतना को जन्म दिया। वैसे तो इसमें ऑल ओवर इंडिया इंक्लूड नहीं थे, लेकिन जिन चंद लोगों ने भी इस विद्रोह को छेड़ा, उस विद्रोह की वजह से ही जो है इंडिया के लोग थोड़े से जागृत हुए, है ना। थ्रू नॉट इंडियन इन पार्टिसिपेशन इट स्पार्क्ड अ स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। सो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि 1857 का विद्रोह क्या था, उसमें कैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, है ना। अब हम की पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे कि जो 1857 का विद्रोह था ना वो क्यों हुआ था। सबसे पहला रीज़न था आर्थिक शोषण हुआ लोगों का, है ना, और जो भूमि की नीतियाँ वगैरह थी। सो ब्रिटिश काल में जो है ना हम पे जो शासन चल रहा था उस समय ना ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी ना वो किसानों और ज़मींदारों दोनों पे इफ़ेक्ट डाल रही थी। कैसे? क्योंकि जो किसान वगैरह खेती करते थे या जो भी ज़मींदार थे जो किसानों से अपनी ज़मीन पर खेती करवाते थे, उन लोगों को हैवी टैक्स देना पड़ता था एंड कैश टैक्स भी देना पड़ता था। और जो उस वक्त स्थायी बंदोबस्त चालू हुई थी ना प्रणाली, उसके चलते भी लोग भूखे मरने लगे थे। The East India Company's policies adversely affected both peasants and landlords. High revenue, cash taxations, and permanent settlement led to the mass starvation. Okay. तो इसने सिर्फ ना केवल छोटे किसानों को बल्कि जो बड़े बड़े ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे उसको भी इफेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू, हाई टैक्स देना पड़ता था, कैश टैक्स भी देना पड़ता था, और जो उस वक्त स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी ना उसके तहत भी उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। इसलिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नाराज़गी उत्पन्न हुई। जो लोगों से हैवी टैक्स वगैरह लिया जाता था, इसी की वजह से कुछ लोग भूमि की नीति, जो उस वक्त स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त कानून बने थे ना, तो ये भूमि से नीति रिलेटेड जो भी नीतियाँ बनी थी वो लोगों को अच्छे नहीं लगे। तो इस वजह से जो लोग हैं वो नाराज़ हुए, उन्हें गुस्सा आया। दिस क्रिएटेड डीप रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो पहला तो ये इफेक्ट था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, है ना। सेकेंड रीज़न क्या था 1857 के विद्रोह का? धार्मिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। उस समय जो है आप लोगों को पता है कि जो कारतूस वगैरह थे उस पर सूअर की चर्बी, उसके कारतूस का जो मुख है उस पर सूअर की चर्बी मिलने की न्यूज़ फैली थी। तो इस कारण से जो है जो उसमें सेना वगैरह थी उसमें जो हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, उनका धर्म भ्रष्ट होता। इस वजह से उन्होंने कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। और उन्हें जब पता लगा कि इस पर जो है सूअर की कारतूस पे सूअर की चर्बी चढ़ी है, जो कि उन्होंने पहले ब्रिटिशर्स ने उनको नहीं बताया था, तो इस वजह से वो और गुस्सा भी हो गए थे, है ना। ब्रिटिश सुधारों जैसे सती प्रथा पर रोक हुई। विधवा पुनर्विवाह को हिंदू समाज में धार्मिक हस्तक्षेप माना जाता है। जो ब्रिटिश वगैरह थे ना उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ी की। कैसे? जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने ना भारत में जो सती प्रथा चलती थी कि अगर किसी का पति मर जाता है तो पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। और यदि किसी लड़की की कम उम्र में शादी है पर हो गई और अगर उसका पति मर गया तो उसको भी पूरे जीवन विधवा का जीवन जीना पड़ता था, उसको दोबारा शादी नहीं करने दिया जाता था। तो जो ऐसे रूल्स थे ना, ये सारे रूल्स जो है ना ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिए। इस वजह से जो है उनको गुस्सा आया कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। British reforms like the ban on sati and promotion of widwa remarriage were seen as religious interference by Hindus. इससे क्या हुआ? इससे लोगों में धार्मिक तनाव होने लगा और विद्रोह की पृष्ठभूमि मतलब लोग विद्रोह का जो है बैकग्राउंड वगैरह रेडी होने लग गया लोगों के मन में। अब ये होने लगा कि हमें इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना है, लड़ना है हमें, है ना। दिस हाइटेंडेड रिलीजियस टेंशन एंड सेट द स्टेज ऑफ रिबेलियन। थर्ड रीज़न तो वही है चर्बी वाले कारतूस, है ना, और सेनाओं में असंतोष। मैंने अभी आपको बताया कि जब नई एनफील्ड राइफल के जो कारतूस आए थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलने का संदेश हुआ जिसे मुंह से काटना पड़ता था। तो जो हिंदू समुदाय है वो सूअर की चर्बी के मुंह से नहीं छू सकते और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इस्लाम धर्म के वो गाय के चर्बी को नहीं छू सकता। आई थिंक ऐसा सीन था। तो इस वजह से उन लोगों के बीच में भारी तनाव पैदा हुआ, बताया ना मैंने। और इसने क्या किया? हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के बीच धार्मिक विश्वास के विरोध छेड़ दी। अब क्या हुआ? नेतृत्व और विद्रोह का फैलाव हुआ।
मतलब अब जब लोगों में इतना गुस्सा वगैरह आ गया, आक्रोश वगैरह आ गया, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह छेड़ने का सोचा और स्थानीय तौर पर विद्रोह स्टार्ट होने लगे। जैसे कि जो नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, इन जैसे नेताओं ने जो है ना अपने स्थानीय स्तर पर विद्रोह छेड़ने और संगठन स्टार्ट कर दिए, संगठन बनाना, है ना। क्या क्या इन्होंने, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे जी, जो हजरत महल जी थी ना, इन लोगों ने ना अपने स्थानीय तौर पे अपनी टीमें बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब इनके दिमाग में आ गया था कि इन लोगों को विद्रोह करना है। और फिर इन्होंने अपना संगठन करने के बाद विद्रोह की स्टार्टिंग करी। हालांकि ये जो विद्रोह है ना, ये दक्षिण भारत में नहीं फैला, ये सिर्फ उत्तर भारत में फैला था। थ्रू इट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया, इट वॉज वाइड स्प्रेड इन द ओनली नॉर्थ। अब विद्रोह वगैरह हुआ तो विद्रोह की क्या सीमाएँ आई, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे कि जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां थी। सीमाएँ मतलब कमियां होती है, तो बताएंगे। इसमें संगठित राष्ट्रव्यापी रणनीति की कमी थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को केवल प्रतीकात्मक माना गया। तो जो इसमें क्या कमी थी कि ना, जो एक होता है ना नेशनल लेवल पे कि वो नहीं मिला, कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, सब लोगों ने अपना वो नहीं दिखाया कि हमें भी इस युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए। और जो बहादुर शाह जफर थे, सबको पता है कि उन्होंने किस स्थिति में दिल्ली के लिए जो युद्ध चल रहा था उसकी कमान संभाली थी, तो उनको जो है केवल नाम मात्र का वो माना जाता था नेतृत्व करने वाले। इसलिए जो प्रांत थे और जितने भी प्रांत वगैरह थे ना, उनके बीच में सहयोग नहीं था, है ना, सहयोग का अभाव था। ये भी इसकी असफलता का कारण बना। द रेवोल्यूशन lacked national coordination and Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar leadership was symbolic. Lack of interprovincial coordination contributes to its failure. अब इन सब का कंक्लूजन क्या आया कि जो 1857 का विद्रोह था, भले ही संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम ना रहा हो, लेकिन जो है इस विद्रोह के बाद लोगों के, जो भी भारतीय लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। उन्हें अपने देश को आज़ाद करने की जो बात है वो समझ में आने लगा था। यह आने वाले आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और इससे जो है आने वाले जितने भी आंदोलन हुए, लोग धीरे धीरे इंस्पायर हुए और आगे बढ़ने लगे। Through the 1857 revolt was not full-fledged war of independence. It laid the ideological foundation for women nationalism. It became a source of inspiration for future freedom movements. So, ये जो भी आंदोलन है ना, ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है ना, और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत काम भी आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो पूछा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी की नीतियाँ और कमियाँ। सीमाएँ मतलब कमी होती है। तो जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे ना, नेशनलिस्ट, उनकी क्या नीति थी और क्या कमी थी, ये बताना है 1857 के विद्रोह के टाइम। व्हाट वर द पॉलिसीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन कि 1885 से 1905 के बीच जो भी राष्ट्रवादी थे, उनका नेतृत्व किसने किया, उदारवादी ने, मतलब लिबरलिस्ट ने किया, जिन्होंने संवैधानिक तरीकों, अंग्रेजों से अपील और सुधारवादी विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता की नींव रखने की कोशिश करी। From 1885 to 95, the nationalist leadership was dominated by moderates who believed in reform, petitions and cooperation with the Britishers of India's development. ओके, तो हमने ये बताया कि जो भी 1885 से 1905 के बीच जो भी राष्ट्रवादी वगैरह उभरे ना, उनका जो समर्थन है वो लीडरशिप, जो नेतृत्व ना, वो उदारवादियों ने किया और उन्होंने संवैधानिक तरीक़ों से अंग्रेजों के लिए अपील, अंग्रेजों के खिलाफ अपील और सुधारवादी विचारों के लिए स्वतंत्रता की नींव रखने की कोशिश करी। अब क्या चीज़ें हुई, सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया, संवैधानिक सुधारों की मांग की। किससे, ब्रिटिशर्स से। किन्होंने, राष्ट्रवादियों ने, है ना। ये जो राष्ट्रवादी है ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स से किस चीज़ की डिमांड की कि भाई हमें संवैधानिक सुधार चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादी ब्रिटिश संसद और सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार और प्रशासन में भारतीय भागीदारी की मांग कर रहे थे। तो they believed that by placing demands through legal means British conscience could be awakened, है ना। तो मतलब जो अर्ली वो थे ना राष्ट्रवादी, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, नेशनलिस्ट, उन्होंने जो है ना ब्रिटिश संसद जो थी ना, उनके सरकारों से क्या क्या डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी, पॉलिटिकल राइट्स की। हम लोगों को भी जो है पॉलिटिकल राइट्स चाहिए,
लीगल मीन्स है ना, एंड प्रशासन में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ना हम लोगों को भी भागीदार बनना है, हम लोगों को भी उसमें आने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्या डिमांड किया उन्होंने कि जो अंग्रेज में न्यायप्रियता में विश्वास, फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस, मतलब जस्टिस की डिमांड की, क्योंकि वे मानते थे कि जो अंग्रेज है ना वो लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अगर भारत का पक्ष सही ढंग से रखा जाए तो वे सुधार लागू करेंगे। तो जो राष्ट्रवादी है ना, जो पहले स्टार्टिंग में राष्ट्रवादी वगैरह थे, उनका मानना ये था कि जो अंग्रेज है ना वो क्या है, नैतिक है। नैतिक को कहते हैं सिंसियर, बहुत सिंसियर है और डेमोक्रेटिक है। और अगर भारत जो है अपना सही ढंग से डिमांड करेगा तो वो लोग हम लोगों की डिमांड सुनेंगे और सुधार करेंगे। ये किनका मानना है, पहले राष्ट्रवादियों का। दे हैड अ सिंसियर बट नेटिव बिलीव दैट ब्रिटिशर्स लिबरलिज्म वुड अल्टीमेटली इंश्योर इंडियन वेलफेयर। अब जो ड्रेन थ्योरी का प्रचार था ना, मतलब जो ड्रेन थ्योरी थी ना वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इसमें जो है ना ये किताब है ना, उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी ड्रेन थ्योरी, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो भारत का धन लूट के बाहर अपने विदेशों, मतलब ब्रिटिश की संसद और ब्रिटिश में भेज रहे हैं। मतलब जो भी ब्रिटिश की संसद में काम करते थे ना, सांसद वगैरह, उन सब की सैलरी जो है ना भारत के राजकोष से ज़्यादा था। तो उस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब की जो थ्योरी है ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। देखिए यहाँ क्या मेंशन है, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत की संपत्ति कैसे ब्रिटेन भेजी जाती है, इससे आर्थिक शोषण को उजागर किया गया। मैंने अभी बताया कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो ये बुक में थ्योरी दी थी ना, इससे उन्होंने लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की कि कैसे भारत का जो सारा धन है वो कैसे बाहर ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। जो ब्रिटेन में सांसद है और संसद में काम करने वाले सांसद वगैरह है, पार्लियामेंट मेंबर्स वगैरह, उन लोगों की सैलरी भी इंडिया से जाती है और भारत के राजकोष को खाली करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस चीज़ से जो है उन्होंने क्या किया कि जो हमारा इकोनॉमिकल शोषण हो रहा था उस चीज़ को उजागर किया। नौरोजी's ड्रेन थ्योरी रिवील्ड दैट हाउ ब्रिटिश फोन ऑफ इंडियन वेल्थ सिस्टमेटिकली। अब क्या हुआ, प्रेस, भाषा और शिक्षा का प्रयोग, यूज टू प्रेस एंड एजुकेशन। उन्होंने प्रेस और शिक्षण संस्थानों के जरिए राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने का कार्य किया। जो भी स्टार्टिंग के वो होते हैं ना नेशनलिस्ट वगैरह, अब उन्होंने किस चीज़ जागरूकता फैलाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करने लगे, प्रेस का, एजुकेशन का। मतलब उन्होंने जो न्यूज़पेपर थे, टीवी चैनल थे, उसमें जागरूकता फैलानी स्टार्ट कर दी। जो शिक्षण संस्थान थे मतलब स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह, उसमें राजनीतिक जागरूकता फैलानी स्टार्ट कर दी। कैसे टाइम पे मीटिंग्स वगैरह करते थे जिसमें लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते थे और देखते भी थे और समझते भी थे। दे यूज़ न्यूज़पेपर एंड पब्लिक स्पीचेस। हाँ, वो स्पीच देते थे पब्लिक में, है ना, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी स्पीच हुई थी, तभी तो ये सारा कांड हुआ ना जलियांवाला। वैसे टू रेज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो है ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रवादियों की डिमांड्स थी, अब उनकी हमने वो तो बता दी कि उन्होंने क्या क्या किया, अब उनकी कमियां क्या रही तो वो बताएंगे। कि जन साधारण से जुड़ाव की कमी, आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रहा। अब मैंने आपको बताया कि जो वो थे ना राष्ट्रवादी, उन्होंने या एक तो टीवी के माध्यम से मतलब प्रेस वगैरह के माध्यम से ट्राई किया, और दूसरा क्या किया, स्पीच वगैरह और एजुकेशन के थ्रू। अब जो गरीब लोग हैं ना, तो उनके पास ऐसा कोई माध्यम होगा कि वो टीवी देख सके या फिर अपने घर में न्यूज़ वगैरह रख सके या फिर वो स्कूल भी जा सके। तो वो गरीब है तो वो स्कूल क्या ही जाएंगे और क्या ही वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस वजह से जो गरीब वगैरह है ना, उन तक इन सब चीज़ों की जानकारी पहुँची नहीं, जनसाधारण तक इन सब चीज़ों की खबरें नहीं थी। ये क्या है, सिर्फ शिक्षित वर्ग तक सीमित रह गए। मतलब वो अमीर वर्ग जिनके घर में टीवी है, न्यूज़पेपर सारे, जो एजुकेटेड है ना, उन तक ये सारी चीज़ें पहुँची सिर्फ। जबकि नॉर्मल आधे से ज़्यादा जो आबादी है इंडिया की, वो जनसाधारण की में मजदूर वगैरह और गरीब लोग ही आते हैं जो हाशिए पर हैं। दूसरी क्या कमी थी, लिमिटेड मास इन्वॉल्वमेंट, मोस्टली अर्बन एंड एलाइट मूवमेंट। मतलब जो न्यूज़ वगैरह छपते थे और मतलब प्रिंट वगैरह होता था न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो मोस्टली अर्बन एरिया के लोग यूज़ करते थे या फिर लाइट मूवमेंट वगैरह लोग यूज़ करते थे। धीमी रणनीति, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कोई शक्तिशाली तरीके नहीं।
अब देखो, जो राष्ट्रवादी थे उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ही नैतिक है, अगर हम उनको प्यार से बोले, सही ढंग से अपनाएं तो वो हमारे लिए रिफॉर्म करेंगे, है ना। यही था कि हम लोगों ने गवर्नमेंट पे कोई अच्छा सा शक्तिशाली दबाव नहीं बनाया और इस कारण से जो है हमारी बातें नहीं मानी गई। और क्या था, लीक्ड डायरेक्ट प्रेशर, टैक्टिक्स लाइक प्रोटेस्ट और मास मोबिलाइजेशन। अब क्या है कि हमारे पास जो है ना उसकी मोबिलाइजेशन मतलब आधुनिकरण की इतनी वो नहीं थी, नॉलेज नहीं थी और लेक था हमारे पास इन सब चीज़ों का। ब्रिटिश प्रणाली में विश्वास, उन्हें यथाशक्ति में बनाए रखना। अब मैंने आपको बताया कि जो न्यू नेशनलिस्ट वगैरह थे वो ब्रिटिश प्रणाली में विश्वास रखते थे और यथाशक्ति बनाए रखते थे, इसलिए जो भी हुआ, फेथ इन ब्रिटिश सिस्टम कीप देम फ्रॉम डिमांडिंग कंप्लीट सेल्फ रूल। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकला कि जो उदार राष्ट्रवादी थे ना, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने राजनीतिक चेतना और आर्थिक शोषण के विरोध की नींव तो रखी, लेकिन उनकी जो रणनीतियाँ है वो उस अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो रणनीतियाँ है जनसाधारण तक पहुँची नहीं। ऊपर से वो जो है ब्रिटिशर्स वगैरह को नैतिक मानते थे कि अगर हम उनसे प्यार से बोलेंगे, ढंग से बोलेंगे तो हमारी चीज़ें मांगेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं थे। Moderate initiated nationalist talking, but their method lacked mass appeal and urgency. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्वदेशी आंदोलन के लक्ष्य और स्वरूप और प्रभाव क्या थे। What were the objective nature and impact of स्वदेशी मूवमेंट। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो को भी यहीं रोक देती हूँ। आगे के क्वेश्चन में ना मतलब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देने में टाइम लग गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही, अभी ये पार्ट 1 होगा। ओके, पार्ट 2 में मैं जल्दी अपलोड करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच।